हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके आप वीडियोज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थर्ड वीडियो है प्रैक्टिस सेट पे। तो यहाँ पे लिखा है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करी थी? तो जो है ये प्रतिमा किससे स्थापित करी थी? ये कृष्ण प्रथम ने नहीं करा था, तेजपाल ने नहीं करा था, यहाँ पे कुमारपाल ने नहीं करा था, किसने करा था? ये चामुंड राय ने करा था, ठीक है? तो चामुंड राय के बारे में अगर बात करें तो ये गंग जो राजा थे राजमल चतुर्थ के ये मंत्री थे चामुंड राय। ये जो है मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र जो है गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। यह मूर्ति जो है कितनी है? ये 17 जो है फीट ऊंची है, याद रखना। और इसकी स्थापना जो है 981 ईस्वी में कराई गई थी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? यहाँ पे देखो, शिव की होती थी, माता देवी की होती थी, पीपल का भी होता था, वहाँ पे वृक्षों मतलब पेड़ पौधों का होता था, वहाँ पे विष्णु का नहीं होता था, ठीक है? तो यहाँ पे विष्णु का नहीं था, तो आंसर आपका क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता का जो है अनुभव करता था? तो ये किसके लिए यूज़ करा जाता था? ये जो है समुद्रगुप्त के लिए यूज़ करा जाता था, ठीक है? किसके लिए यूज़ किया जाता था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकारी था। वह लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त का शासनकाल जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का या बोल सकते हैं आप स्वर्णकाल माना जाता था, ठीक है? और बी ए स्मिथ थे, बी ए स्मिथ, ठीक है? बी ए जो है स्मिथ जो थे, इन्होंने ये जो है भारत का नेपोलियन बोला था, किसको? समुद्रगुप्त को बोला था, तो ये भी याद रखिएगा। वह जो उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था, उसे कविराज कवियों का शासक भी कहा गया है। वह इन उपनामों के पुकारे जाने पर प्रसन्नता का अनुभव करता था, ठीक है? और इसने जो है महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी, तो ये भी पता होना चाहिए। महाराजा धीराज की उपाधि भी इसने धारण करी हुई थी। अगेन यहाँ पे दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसने जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रश्न किया था, कौन था? तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा? ये जो है ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा, ना ही इल्तुतमिश मिलेगा, ना ही नसरुद्दीन महमूद मिलेगा, ना ही गयासुद्दीन तुगलक मिलेगा। ये आपको कौन मिलेगा? यहाँ पे बलबन मिलेगा, ठीक है? बलबन, बलबन जो है इसके लिए जाना जाता है, याद रखना। तो दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रश्न किया था। उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे, जे उसने जो है सिजदा जो भूमि पर लेट कर जो है अभिवादन करना होता था, ठीक है? कोई मतलब जो है जैसे वो बैठा हुआ है तो वहाँ पे लेट के जो है अभिवादन करना होता था। उसके बाद जो है फिर पैबोस होता था, जो सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना होता था। वो बैठा है, आप आके उसके जो है चरणों को चूमो, तो उसको पैबोस बोला जाता था। ये सब जो ईरानी प्रथाएं थी, इसको भी जो है बलबन ने स्टार्ट करा हुआ था, ठीक है? इसने इन प्रथाओं को गैर इस्लामी समझा जाता था। उसने दरबारियों के लिए जो है शराब पीना निषिद्ध कर दिया था, और उसने जो है विशेष वस्त्र धारण करके ही दरबार में आने की आज्ञा भी थी। मतलब उसने जो है ये बलबन ने जो है ड्रेस कोड भी जो है लॉन्च करा था, ठीक है? उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी जो त्यौहार है, जो नौरोज होता है, नौरोज, ठीक है? नौरोज जो होता है, ये इसको भी जो है स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने किया था, तो ये भी याद रखना, ठीक है? और बलबन ने जो है मतलब इस इन सब चीज़ों के लिए बलवन को जाना जाता है। अगेन यहाँ पे शिवाजी के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे जो है औरंगजेब ने ईमानदार की जो है उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? तो यहाँ पे ताराबाई को जो है उपाधि प्रदान की थी। याद रखना, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों को नियंत्रण में लाने के लिए औरंगजेब के सारे प्रयत्न विफल हो गए थे, ठीक है? उसके अधिकार में से एक राजा राम की जो पत्नी थी, ये ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। इन्होंने कोहराम मचा दिया था, ठीक है? उसका जो है नेतृत्व संकलन देखकर जो है औरंगजेब ने इन्हें क्या बोला था? ईमानदार मराठा नेत्री बोला था। तो याद रखना जो है किसको बोला था? ताराबाई को बोला था, और ये राजा राम की पत्नी थी। अगेन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो ये जो है मौलिक अधिकारों का जो संकल्प है, ये कब पारित हुआ था? ये जो है कराची अधिवेशन 1931 आने में ये पारित कराया गया था, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समय जो है 2 प्रस्ताव पारित किया गया था। एक तो था मौलिक अधिकार था, दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, ठीक है? दूसरा दूसरा जो था वो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से रिलेटेड था, याद रखना। पहला जो था आपका क्या था? वो जो है मौलिक अधिकार से था। दूसरा जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से था, ठीक है? इकोनॉमी से रिलेटेड था। तो ये कराची सेशन में कराया गया था 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। अगेन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे वैयक्तिक आंदोलन हो गया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर आपको पता होगा ना, 1915 में तो जो है गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं, तो उसके पहले जो आंदोलन हुआ वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो आप देखो, तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन जो था, ये जो है पहले स्टार्ट हो गया था
तो जो है इसमें जो है गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करे थे। ठीक है, तो याद रखना जो है, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन जो है मतलब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी तो 1915 में वापस आए थे। ठीक है, इसलिए जो है ये जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे थे। बाकी खिलाफत आंदोलन, ये सत्याग्रह आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में पार्टिसिपेट करे थे। अगेन है यहाँ पे आपका होता है 1846 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने करा था? तो जो है ये भूला भाई देसाई ने करा था। ठीक है, भूला भाई देसाई ने करा था। तो 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने करा था? तो ये भूला भाई देसाई ने किया था। तो 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली के लाल किले के मुकदमे में वकील के समूह का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू और हांगलू भी कोर्ट में उपस्थित थे। तो ये भी याद रखना है आपको, जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे, और जो है यहाँ पे एक केटी जो है के एन जो है यहाँ पे काटजू और जो है हांगलू भी कोर्ट में उपस्थित थे। आगे चलकर दबाव में गवर्नर जनरल ने भी सभी को क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर पड़ा था उसके ऊपर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन सा? तो यहाँ पे मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है आपका, तो मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये जो 1987 वाला हुआ था। अच्छा, पहला जो है आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? पहला जो है आपका, अगर हम यहाँ पे इंडिया की जो है मैप बनाएं, रफली एक मैप बनाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आपका सेकंड वाला कहाँ पे देखने को मिलता है? कोलकाता में। थर्ड वाला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मद्रास में। फिर फोर्थ वाला इलाहाबाद में। तो कम से कम चार आपको पता होना चाहिए कि इनका सेशन कहाँ पे हुआ था। तो जो थर्ड वाला हुआ था, जो मद्रास में हुआ था, यहाँ मद्रास मतलब चेन्नई में जो था, यहाँ पे जो है तीसरा अधिवेशन हुआ था, और यहीं पे जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित करा था, किसमें परिवर्तित करा था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये जो है 1928 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपी में से कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था कब? 1930 में हुआ था। याद रखना, महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया गया था। कब ये कह रहा था? 1930 में। अगेन यहाँ पे 11 है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी मिलेगी? गुरु शिखर मिलेगी। ठीक है, तो गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? 1700 जो है 22 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। तो याद रखना जो है। अच्छा, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये 4 स्टेट से होकर गुजरती है, मतलब 3 स्टेट हो गए, एक यूटी होता है। ये आपको जो है हरियाणा मिल जाएगा, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 3 जगह देखने को मिलेगा, और साथ साथ जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे जाती है, और जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये मतलब गुरु शिखर है। ठीक है, जो कि सिरोही ज़िले के जो है, राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू में है। तो याद रखना ये चीज़ है। इसमें से कई जो है नदियाँ निकलती हैं, लाइक लूनी रिवर हो गई, बाना रिवर हो गया, साखी रिवर हो गया, साबरमती रिवर हो गया, तो यहीं से निकलती हैं। लूनी हो गया, बाना हो गया, साखी हो गया, साबरमती हो गया, ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे है सभी प्रकार के जलवायु संबंध कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो जो है आपको कहाँ, किस महाद्वीप में आपको सभी प्रकार के कटिबंध देखने को मिल जाएंगे? तो ये जो है एशिया महाद्वीप में आपको सभी प्रकार के मतलब जलवायु कटिबंध जो है लेकिन में से किस महाद्वीप में है? तो ये जो है एशिया महाद्वीप में आपको मिलेंगे। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जिससे जिससे होकर 3 अक्षांशीय जो है, जो तीनों रेखा होती हैं, मतलब कि यहाँ से और जो है आर्कटिक गुजरते हैं, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय यहाँ पे विषुववृत्त मिलेगा, कर्क मिलेगा, और आर्कटिक जो है यहाँ से गुजरते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है, अगेन 13 का बात करें यहाँ पे, तो निम्न अक्षांशों में से किसे आप जो है हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो हार्स जो अक्षांश होता है वो जो है 30 डिग्री के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो है ये जो होता है 30 से लेके यहाँ पे 35 डिग्री के बीच को जो है हार्स अक्षांश बोला जाता है। तो यहाँ पे 30 दिया हुआ, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अगेन यहाँ पे है विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में किस नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग जो है आपको कहाँ मिलेगा? धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे मिलेगा? धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में आपको विष्णु प्रयाग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, DAV से। ठीक है, DAV, डी से धौली गंगा, ए से अलकनंदा, वी से जो है विष्णु प्रयाग। तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अगेन यहाँ पे सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो जो है सिक्किम जो रंगपो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सिक्किम में तांबे की सबसे प्रसिद्ध जो खान है वो रंगपो है। तो याद रखना, यहाँ पे 3 से 4 मीटर जो है मोटी ताम्र अगभ्रक की परत है। यहाँ से प्राप्त होने वाले आयस्क में जो है 3 से 4% तांबा की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे रोटेक, डिकफ्यूर, सिरबोंग, जुगनू इत्यादि स्थानों में तांबा के निक्षेप जो है ढूंढे गए हैं। तो ये भी आपको बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे आपका है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण करा गया है? तो यहाँ पे जो यूनियन शब्द है ये किस देश से ग्रहण करा गया है?
ये जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया से, ना ही जो है स्विट्जरलैंड से, ना ही संयुक्त अरब अमीरात से। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, याद रखना जो यूनियन शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे 17 की बात करते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक क्या है, ये आपका जो है डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किसके मिलेगा, आपको डीपीएसपी मिलेगा। डीपीएससी की बात करें, ये जो है पार्ट 4 में आता है, और ये जो है आर्टिकल 36 से लेके यहाँ पे 51, मतलब 36 से लेके 51 तक आर्टिकल के बीच में आता है, राज्य के नीति निर्देशक। और जो है यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा अंडर आर्टिकल जो है 38 के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो याद रखना ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ना ही मौलिक कर्तव्य आता है, ना ही जो है आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखना। अगेन यहाँ पे आपका 18 निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ राज्य संबंध से जो है संबंधित नहीं है। तो अगर यहाँ पे बात करें जो है आप देखोगे तो यहाँ पे सरकारी आयोग जो है संबंधित है, राजमन्नार भी संबंधित है, पुंछी कमीशन भी संबंधित। यहाँ पे है कौन सा नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता समिति इससे रिलेटेड नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी ना, ये 1998 में बनी थी। इसका संबंध जो है चुनाव सुधार से है। ठीक है, तो ये है इलेक्शन जो है इलेक्शन से इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। याद रखना है जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है किससे रिलेटेड है, ये जो 1998 का है, ये इलेक्शन से रिफॉर्म से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे बात करें जो है राजमन्नार की बात करते हैं, तो राजमन्नार समिति जो है ये कब आई थी, मतलब कि इसको कब बैठाया गया था, तो ये जो है 1969 का था। ठीक है, ये 1969 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे सरकारिया की बात करें तो ये जो है 1983 का है। ठीक है, 1983 का है। और पुंछी कमीशन की बात करें जिसको पुंछी भी बोला जाता है, तो जो है ये 2007 का है। तो सबसे लेटेस्ट जो है 2007 का है। इसमें और भी जो है जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे शीतलवाड़ समिति थी, ये भी प्रशासनिक सुधार आयोग था। उसके बाद जो है यहाँ पे राजमन्नार समिति हो गया। उसके बाद जो है आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है 1973 का था, ये भी जो है इसी से रिलेटेड था। तो इतना पता होना चाहिए। अगेन है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है 5 होनी चाहिए। ठीक है, जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, वो मिनिमम 5 होनी चाहिए। मतलब जो है वहाँ पे 5 जो है मतलब न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 होनी चाहिए। 5 जब यहाँ पे न्यायाधीश होंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद लिखा है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज के सदस्य के लिए आहार्य हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य के लिए क्या है, योग्य है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हैं तथा जो है राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य की योग्यता रखते हैं, इस पंचायती राज सदस्य के लिए क्या है, योग्य हैं। ठीक है, तो याद रखना ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आपको 243 यहाँ पे चा में मिलेगा। ठीक है, 243 चा में यह चीज़ आपको मतलब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये चीज़ होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जो है जूल जो है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक जो है यहाँ पे साइंस है। अगेन है प्रकाश की सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत छोटी होती है, जिस कारण जो है इसका विवर्तन जो है बहुत कम होता है, जिससे हमारी आँख नहीं देख सकती है। इसलिए जो है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। तो ये बताना चाहिए प्रकाश सीधे प्रतीत क्यों होता है, तो यहाँ पे प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत छोटी होती है। अगेन है भोजन को संग्रहित करने के लिए डिब्बे की इलेक्ट्रो प्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये जो है टिन का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है, एसएन होता है। ठीक है, टिन का प्रयोग किया जाता है जिसका सिंबल जो है एसएन होता है। तो भोजन को संग्रहित करने के लिए डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टिन का उपयोग किया जाता है, जिसमें लोहे को जंग से बचाया जा सके और भोजन को दूषित होने से भी रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन कराने की विधि क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः लोहे की वस्तुओं को संसरण से बचाने तथा चमक के लिए उस पर तांबा, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अगेन यहाँ पे 24 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, बेरी कैंसर, वर्धंतता एंड फाइलेरिया। तो इसमें जो है आपको कौन सा आनुवांशिक देखने को मिलेगा, तो जो है यहाँ पे ये वर्धंतता जो है ये आपको आनुवांशिक देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी यहाँ पे आनुवांशिक नहीं है। ठीक है,
बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आपका रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये मिथमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। मिथमोग्लोबिन की स्थिति की वजह से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये पता होना चाहिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये जो है हीमोग्लोबिन जो है मेथमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, जिससे शरीर के कई हिस्सों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, या वयस्कों की तुलना में शिशुओं को अधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीजन का स्तर जो है अत्यधिक कम होने से व्यक्तियों में कोमा में चला जाता है और सुधार न होने पर उसकी मृत्यु भी संभव है। पानी और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने पर भी जो है ये मेथमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अधिक समय से रखे हुए पानी में भी नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, अतः ऐसे पानी के सेवन से बचना चाहिए। तो ये भी आपको पता चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है जो मतलब कि पानी जो है अगर अधिक टाइम से रखा हुआ है किसी जो है बॉटल वगैरह में, तो उसका जो है यूज़ ना करें उसमें, क्योंकि ये मेथमोग्लोबिन हो सकता है। अगेन है न्याय के साथ विकास भारत का किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो है न्याय के साथ विकास जो है ये किस में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्याय के साथ विकास, ठीक है, डेवलपमेंट विद जस्टिस, ये किस में आपको देखने को मिलेगा, जो है 9वीं ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो इसमें जो है कृषि सिंचाई विद्युत पे फोकस था। और जो है 5वीं की बात करें तो ये जो है गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड था। उसके बाद 11वीं की बात करें तो ये तीव्रतम और जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। तीव्रतम जो है समावेशी जो है ग्रोथ की बात करता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संततियों के आधार पर निम्नलिखित में से करों के आय का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो जो है केंद्र और राज्य के मध्य किसके द्वारा होता है, ये जो है आयकर तथा उत्पाद शुल्क का होता है, जो ठीक है, जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन होता है, ये किसके बीच में कराता है, ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब इनकम टैक्स हो गया, इसका हो गया, और जो उत्पाद शुल्क होता है इन दोनों के बीच में कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग की जो संततियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों का आय का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, आयकर और जो है उत्पादन शुल्क का जो है बंटवारा होता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है संततियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो है आयकर का आयकर तथा उत्पाद शुल्क का बंटवारा किया जाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र द्वारा वसूला जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है जो भी केंद्र द्वारा वसूला जाता है, पर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। वर्तमान में लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जो है जीएसटी मिलाया गया है। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुई थी। याद रखना, जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू है। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो ये आर्टिकल जो है 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 280 के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अभी जो है हमारा जो है जो मतलब जो लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन है इसके जो है अध्यक्ष कौन है, ये आप बताइए। अगेन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 के तहत शुरू की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखना है जो है ये किसके थ्रू आता है, ये कौशल विकास और जो है उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखना। अगेन है स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे स्वर्ण क्रांति अगर आप देखोगे तो ये किससे रिलेटेड है, ये जो है अंडे से नहीं है, तिलहन से नहीं है, मछली से भी नहीं है, किससे रिलेटेड, फल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्ण क्रांति जो है फल से संबंधित है, याद रखना। तो ये जो है याद रखना। अगेन है 1991 से 2030 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति काल माना जाता है। इस अवधि के दौरान जो है बागवानी के क्षेत्र में भारत में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इस क्रांति के जो है परिणाम स्वरूप जो है नारियल, आम, काजू, विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन में भारत अग्रणी देश बन गया था। अगर तिलहन उत्पादन से रिलेटेड देखें तो ये कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति है। मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति है और अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति मिलेगी आपको, ठीक है, रजत क्रांति, ठीक है, सिल्वर क्रांति या जो है रजत क्रांति, रजत जो है रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स समिष्ट अर्थशास्त्र, यह संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण कुल निर्गत के निर्धारण, यहाँ पे ये किससे संबंधित है, ये पूछा था, संसाधनों के पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों से संबंधित है। और जो है यहाँ पे पूछा है कि जो है कुल निर्गत के निर्धारण से संबंधित है, ये जो है दोनों से संबंधित है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। तो ये जो है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों से संबंधित भी है और कुल निर्गत के निर्धारण से भी संबंधित। अगर नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो अगर बात करें यहाँ पे नाग पंचमी जो है ये जो है हिंदू के जो है जो श्रवण महीना होता है वहाँ से शुरू की जाती है। तो याद रखना, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के श्रवण महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना की जाती है। आगे ना 32 की बात करें हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आपको सबको पता होता है विश्व एड्स दिवस जो है यहाँ पे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। और 2024 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी क्या, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट।
तो जो है 2024 में, क्योंकि दिसंबर तो अभी आया नहीं 2025 का, तो 2024 का जो थीम था उसका थीम क्या था, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है। अगेन यहाँ पे ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो जो है ये किसने जीता था, साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है। जो बैडमिंटन पदक था किसने जीता था, साइना नेहवाल ने जीता था। ये जो है कब जीती थी, जो है ये 2012 में जो है कांस्य पदक जीती थी, और उस समय ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। तो याद रखना जो है 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है साइना नेहवाल जो है कांस्य पदक जीतकर जो है इतिहास रची थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्न में से कहाँ पे स्थित है, तो जो है ये आपके कहाँ पे मिलेगा, ये जो है पिंजौरा में मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे पिंजौरा में मिलेगा। पिंजौरा कहाँ पे है, ये जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौरा में स्थित है। पर्यावरण वन एवं अंतरालय के अंतर्गत गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना की शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य जो है चिकित्सा संबंधी यहाँ की बिक्री का विनिमय करना तथा पशुधन का इलाज केवल योग्य चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना जो है ये पिंजौरा के हरियाणा में करा गया है। ठीक है। अगेन यहाँ पे है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे आपके कितने करे जाते हैं, यहाँ पे जो है आर्टिकल जो है 80 के थ्रू होता है। ठीक है। 80 के थ्रू जो है 12 लोगों को जो है नॉमिनेट करा जाता है, तो 12 तो है ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई होगा। याद रखना आर्टिकल जो है 80 के थ्रू जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करा जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो अगर हम बात करें नेपाल से नहीं लगती है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का तो लगता है, एंड उत्तर प्रदेश का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है। अगर यहाँ पे बात करें असम का नहीं लगता है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर आपका जो है यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है यूनान की राजधानी क्या है। अब यूनान की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे यूनान की राजधानी की बात करते हैं, तो यूनान की राजधानी क्या होगी बताइए। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्यूनस आयर्स, ये किसकी राजधानी, ये तो अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉकहोम, ये किसकी राजधानी है, एंड बर्न जो है ये आपका किसका हो गया, स्विट्जरलैंड का हो गया। और यहाँ पे एथेंस, ये यूनान की राजधानी क्या है आपका, एथेंस। ठीक है। तो याद रखना जो है ये किसकी हो जाएगा, एथेंस का ही हो जाएगा। मतलब जो है यूनान की राजधानी क्या हो गई आपकी, एथेंस हो गई। ठीक है। अगेन जो है यहाँ पे स्टॉकहोम किसका होता है, ये स्वीडन का होता है। अगेन 38 का है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पे विधानसभा की सबसे संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है। ठीक है। 403 है यहाँ पे, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो है, उसके बाद किस में आता है, उसके बाद जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल जो है कितना है, 294 है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल में आएगा। थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र में आता है, कितना, 288 आता है। फोर्थ नंबर पे आपका बिहार में आता है, 243 होता है। ठीक है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आता है, 230 होता है। तो याद रखना थोड़ा सा, कम से कम जो है जो टॉप 5 है उनका पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है आपका यूपी हो गया, यूपी जो है यहाँ पे 403 होता है। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल होता है आपका जो है 294 होता है। फिर आपका जो है महाराष्ट्र होता है 288 होता है। फिर बिहार जो है 243 होता है। फिर मध्य प्रदेश जो होता है 230 होता है। अगेन यहाँ पे पणजी किस भारतीय राज्य की मतलब राजधानी है यहाँ पे, तो ये तो सबको पता होता है, ये दैट्स इज द आंसर ऑफ द गोवा। अगेन यहाँ पे माले की राजधानी, माले जो है किसकी राजधानी है, तो माले जो है मालदीव की राजधानी है, विच इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और जो है ये जो है मालदीव, और ये जो है जो इंडिया का मतलब लक्षद्वीप जो इस वो है यूटी है, वहाँ से जो है ये 8 डिग्री जो आपका चैनल होता है उसके थ्रू जो है ये सेपरेट होता है। नेक्स्ट आप नीचे दी गई भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पे 4/9 है, एंड 5/4 है, एंड 3/8 है, एंड 6/7 है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आप जो है इसमें देख सकते हो, तो आप जो है जब डिवाइड करोगे तो इसमें पूछा सबसे छोटी पूछा, अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी, तो यहाँ पे जो है आपका 5/4 ही हो जाता है। सबसे छोटी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो 3/8 है इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए हल कीजिए, तो इजिली आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो है बोर्ड मास के थ्रू सबसे पहले आपका क्या होता है, डिवीज़न होता है। फिर आपका क्या होता है जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। उसके बाद फिर एडिशन होता है, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब पहले यहाँ पे भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जोड़ होगा, फिर यहाँ पे घटा होगा। तो इसके थ्रू आप करेंगे तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 98000। ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका सी आएगा 98000। अगेन यहाँ पे है
43 की बात करते हैं तो 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत का अंक जो है 65 है और लड़कियों का जो है लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो जो है यहाँ पे 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो है अनुपात जो है 7:3 है। 7:3 है तो और लड़कों के औसत का अंक जो है 65 है और जो है लड़कियों के जो है 72 है। तो आप इसको निकाल सकते हो। तो देखो लड़कों के टोटल अंक कितने हो जाएँगे यहाँ पे आप निकालोगे तो यहाँ पे 65 हैं, औसत जो है 65 है तो 65 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा तो 455 हो जाएगा और लड़कियों का कुल जो है यहाँ पे 72 इंटू 3 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कुल अंक जो है यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? 671 आएगा और संख्या कितनी है? 10 है, तो जो है एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 67.1 आ जाएगा। ठीक है? आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए।